आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी गैस कैसे किसी लिक्विड में डिजॉल्व करता है, उस पर टेम्परेचर का, प्रेशर का क्या असर पड़ता है, और क्या सारे गैस की सॉल्बिलिटी सेम होती है कि उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है, गैस का नेचर कैसा होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो सॉलिड की सॉल्बिलिटी गैस में डिस्कस किया था कि कैसे भी सॉलिड डिजॉल्व होता है लिक्विड में, मतलब कैसे डिजॉल्व होता है कोई भी सॉलिड किसी लिक्विड में। तो आपको मैंने बताया था प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि वह इनकम्प्रेसिबल नेचर का होता है। जबकि टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर के 3 असर आपको बताए थे। पहला कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्बिलिटी बढ़ती जाती है, दूसरा टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्बिलिटी घटती है, और तीसरा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्बिलिटी पहले बढ़ेगी फिर घटने लगेगी। उस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते थे। ठीक, आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी जो सॉल्बिलिटी होती है गैस की इन लिक्विड, उसकी स्टडी करेंगे हम लोग। ठीक, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, आखिर कोई भी गैस कैसे डिजॉल्व करता है, उस पर क्या क्या असर होगा, उसकी बात करेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास एक वेसल है, ठीक है, और इस वेसल में हमने लिक्विड लिया हुआ है। और अगर हमने इस वेसल में लिक्विड लिया हुआ है तो इस लिक्विड में कोई भी गैस आके अगर डिजॉल्व कर रही है तो कैसे डिजॉल्व करेगी। सबसे पहली बात कि जो गैस होगी वो सेंटीमीटर क्यूब या ml में होगी, और ये जो हमारा लिक्विड है या जो वेसल लिए हैं उसको हम बोलते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम में वो गैस आके डिजॉल्व करेगी, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में ही होगा, या इसको जनरली 1 सेंटीमीटर क्यूब भी कहेंगे। ठीक, अब हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी गैस सेंटीमीटर क्यूब में डिजॉल्व होगी, पर यूनिट वॉल्यूम में डिजॉल्व होगी। तो पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है कोई भी गैस 3 डायमेंशन रीजन में जो वॉल्यूम रखा हुआ है, मतलब स्पेस वेसल रखा हुआ, उसमें डिजॉल्व कर रही है। कैसे, तो कोई भी गैस जब लिक्विड में डिजॉल्व करती है तो इसको बोलते हैं सॉल्बिलिटी कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्बिलिटी कोफिशिएंट। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम डिफाइन करेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस डिजॉल्व, ब्रैकेट में यहाँ लिख दे रहे हैं हम सेंटीमीटर क्यूब में, डिजॉल्व इन, अगर आपको डिफाइन करना है तब की बात है, डिजॉल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड, उसी को हम क्या कहते हैं? सॉल्बिलिटी कोफिशिएंट कहते हैं। इसी को हम सॉल्बिलिटी कोफिशिएंट कहते हैं। बार बार मैं नहीं बताऊंगा। सॉल्बिलिटी कोफिशिएंट का मतलब गैस की सॉल्बिलिटी लिक्विड में, या इसी को आगे इसके स्थान पर लिख सकते हैं, और सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कहते हैं। तो एक डिफिनेशन ही हो गया। अब ये अगर डिफाइन हो गया कि सॉल्बिलिटी कोफिशिएंट क्या है या गैस की सॉल्बिलिटी किसे कहते हैं लिक्विड में, तो आपको ये डिफिनेशन भी हो गया। अब हम देखेंगे कि रियल में जो गैस होती है उस पे नेचर उसका क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट का टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी स्टडी हमको करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिपेंड कर रहे हैं या जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं गैस की सॉल्बिलिटी को। तो पहला फैक्टर वही नेचर ऑफ सॉल्यूट, मतलब यहाँ गैस है तो गैस लिखेंगे सॉल्यूट में, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एक्वस भी हो सकता है, नॉन एक्वस भी हो सकता है। अब सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में चूंकि बात कर रहे हैं, तो जो गैस होता है, क्या सारे गैस सॉल्युबल होते हैं? सेम नहीं, सबकी सॉल्बिलिटी डिफर करती है। ये इस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि ये जो गैस होती है ये गैस केमिकली रिएक्ट कर रही है कि नहीं। अगर ये गैस केमिकली रूप से रिएक्ट करती है, कर रही है तो वह मोर सॉल्युबल होगा। केमिकली रिएक्ट कर रही है तो मोर सॉल्युबल होगा। ऐसी गैस जो होती हैं अमोनिया, अगर अमोनिया को पानी में डालेंगे तो देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है केमिकली रिएक्शन से। ठीक है, और इसको हम एक्वस अमोनिया भी कहते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? एक्वस अमोनिया भी कहते हैं। ठीक है, एक्वस अमोनिया या अमोनिकल सोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक, इसी टाइप से अगर सल्फर डाइऑक्साइड को हम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है?
सल्फ्यूरस एसिड बना लेगा H2SO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालेंगे अगर पानी में तो HCl एक्वस HCl बना लेगा, या इसको हम तोड़ दे रहे हैं रिएक्शन में ही, तो ये क्या बन जाएगा OH माइनस एक्वस हो जाएगा, ठीक है, सॉरी Cl माइनस होगा ये, ठीक है, एक्वस। तो देखिए ये सब केमिकली रूप से रिएक्ट कर रही है गैस, तो इनकी जो सॉल्बिलिटी होगी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई होती है, इसीलिए इनको कहते हैं हाईली सॉल्युबल गैसेस, ठीक है, ये हाईली सॉल्युबल गैसेस होती हैं। और याद रखिएगा जो हाईली सॉल्युबल गैसेस होती हैं या जो केमिकली रिएक्ट करने वाली गैसेस होते हैं, डोंट फॉलो हेनरीज लॉ, इस पे हेनरीज लॉ काम नहीं करता है, ये हेनरीज लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ये वायलेट करने लगते हैं उसके रूल को, जिसका मतलब ये है कि जो गैस नॉन रिएक्टेबल है, नॉन केमिकली रिएक्टेबल, वही जो गैस होती है जैसे O2, N2, हीलियम या और भी जो हाइड्रोजन, ये सारी इनर्ट गैसेस हैं, ये नहीं रिएक्ट करती हैं, ये सब के सब जो गैस होते हैं, पहला पॉइंट ये है कि ये मोर सॉल्युबल था तो ये लेस सॉल्युबल होगा, ठीक है, इनके रिएक्शन पॉसिबल इस टाइप से नहीं है, बस पानी में जाके डिसोसिएट करेंगे, डिजॉल्व कर देंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद ये हाईली सॉल्युबल है तो ये लेस सॉल्युबल हो गए, और ये डोंट फॉलो हेनरीज लॉ ये वाली गैस, लेकिन ये फॉलो करती हैं हेनरीज लॉ को, तो ये सारी गैस हेनरीज लॉ को फॉलो करती हैं। हेनरी लॉ का यही लिमिटेशन होता है, अगर हेनरी लॉ पढ़ाएंगे उसके बाद, हेनरी लॉ का लिमिटेशन ये होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और तीसरी कि गैस केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और चौथा कि गैस हाईली सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, वो हेनरी लॉ का लिमिटेशन में आ जाते हैं, ठीक। तो अब आपको समझ में आया होगा कि केमिकली रिएक्ट की बात कर रहे हैं और नॉन केमिकली रिएक्ट की बात कर रहे हैं, कौन से गैस सॉल्युबल होते हैं, कौन से गैस लेस सॉल्युबल होते हैं, कौन मोर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अब अगर ये बात हो गई नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट की बात कर लिए, तो अब जरा टेम्परेचर का भी हम देख लेते हैं। दूसरा हमारा जो फैक्टर काम कर रहा है वो फैक्टर है हमारा टेम्परेचर का, तो जरा देखते हैं टेम्परेचर की क्या बात हो रही है। देखिए टेम्परेचर की बात ये होगी कि अक्सर माना जाता है और देखा गया है एक्सपेरिमेंटल जो भी है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की, जनरल बाकी गैसों की, वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। क्यों ऐसा बोला जाता है कि जो गैस होते हैं, गैस को हम क्या बोलते हैं सल्यूट, ठीक है, ये सल्यूट है, ये गैस है, ये जो गैस होता है जब इनको हम सॉल्वेंट में मतलब वाटर में डालते हैं तो देखा जाता है कि ये जब सोल्यूशन बनता है, सैचुरेटेड बन जाता है मतलब, या जो सोल्यूशन बनता है तो इस कंडीशन में हीट निकालती हैं, ये क्या करती हैं, हीट निकालती हैं। और अगर कभी भी किसी रिएक्शन में हीट निकलता है तो ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल बोलता है कि अगर किसी रिएक्शन में हीट निकलता है तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, या अगर प्रोडक्ट की बात किया जाए तो प्रोडक्ट डिक्रीज करने लगता है। तो यहाँ पे हीट निकल रहा है, इसका मतलब मोस्टली जो गैस होती हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फॉलो करती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत जाती हैं। और अगर कोई भी गैस एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉलो करता है तो इसका मतलब उसका डेल्टा एच क्या है, निगेटिव है, और डेल्टा एच निगेटिव एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है उसकी सॉल्युबिलिटी के। टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने लगती है। ये हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट की बात हो गई किसी गैस की, ठीक है। अब लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट या कुछ एक्सेप्शनल गैसेस हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन ही है, हीलियम है, या और भी जितनी इनर्ट गैसेस हैं, ये सारी की जो गैसेस होती हैं ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत जाती हैं। इनका डिसोसिएशन एंडोथर्मिक के अंतर्गत होता है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या करती है, बढ़ती है। और यह केस तब देखा गया है जब सोल्यूशन नॉन एक्वस होता है तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया गया है। अमोनिया हुआ, एल्कोहल हुआ, क्लोरोफॉर्म हुआ, ये जो नॉन एक्वस होते हैं उनमें ये देखा गया है कि बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट बैठता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत जो लिमिटेशन थे या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एक्सेप्शनल बिहेवियर थे, इनकी बात हो गई। और दूसरा एंडोथर्मिक की बात हो गई कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है क्योंकि बाकी गैस एक्सोथर्मिक के थ्रू जाती हैं। अब इसी में अगर हम एक गिब्स एनर्जी डेल्टा जी की बात करें तो एक रिलेशन और डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो कोई भी गैस अगर डेल्टा एच निगेटिव है, एक्सोथर्मिक जा रहा है, तो जाहिर सी बात है मेरा डेल्टा जी भी क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। अगर डेल्टा जी एच निगेटिव है तो डेल्टा जी भी निगेटिव, और डेल्टा जी निगेटिव इसका मतलब प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस है, प्रोसेस हमारा फिजिबल है,
और अगर प्रोसेस फिजिबल है तो गैस डिजॉल्व करती चली जाएंगी और रिएक्शन एक्सोथर्मिक। ठीक है, डेल्टा एच निगेटिव क्या बताता है? डेल्टा एच अगर निगेटिव है तो ये बताता है कि रिएक्शन कैसा है। अगर डेल्टा जी निगेटिव है तो रिएक्शन फिजिबल है, और अगर डेल्टा एच निगेटिव है तो ये बताता है रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है। और अगर कहीं डेल्टा एस मेरा निगेटिव होता है, डेल्टा एस, इसका मतलब रैंडमनेस कम है, रैंडमनेस कम है, और रैंडमनेस कम मतलब एंट्रोपी फैक्टर फेवरेबल नहीं है या एंट्रोपी लेस है, बहुत कम एंट्रोपी है उसमें। ठीक है, अब इनको एक और चीज़ की बात कर ले रहे हैं, जब इतना तक बात कर रही हैं, कभी कभी दे दिया जाता है डेल्टा एच मच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। ठीक है, अगर देखिए ये केस आती है जहाँ पे डेल्टा एच बहुत ज़्यादा अधिक होता है डेल्टा एच से, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये एंथैल्पी फेवरेबल, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव से कि अगर डेल्टा एच मच ग्रेटर देन तो ये रिएक्शन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, तो ये एंथैल्पी फेवरेबल होगा, मतलब ये रिएक्शन एंथैल्पी पे फेवर करेगा। ठीक, लेकिन अगर यही डेल्टा एच इज मच लेस देन टी डेल्टा एस तो हम बोलेंगे कि यह एंट्रोपी फेवरेबल होगा। इसका मतलब इस पे एंथैल्पी फैक्टर नहीं काम कर रहा है बल्कि एंट्रोपी फैक्टर काम कर रहा है, मेजर फैक्टर एंट्रोपी को। तो ये साइन भी बता दिए और कैसे कैसे चीज़ें चलती हैं उसको बता दिए, तो आप इसको समझिएगा। अब हम लोग इतना जब बात कर लिए हैं तो अब देखेंगे कि रियल में इसका क्वान्टिटेटिव स्टडी कैसे करेंगे हम, या इसका क्वान्टिटेटिव क्या स्टडी है। देखिए, जब भी हम क्वांटिटेटिव स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेरा सॉल्बिलिटी है डी एल एन समान डी टी से रिलेट कर रहा है डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर से। हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर डिपेंडेंट जब बात करते हैं तब की बात होती है। अब यहाँ पे जो डेल्टा एच है ये टेम्परेचर को रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। अब इसके लिए अगर दो टेम्परेचर लेते हैं और सॉल्बिलिटी, जब दो टेम्परेचर का तो डिफरेंट सॉल्बिलिटी भी होगी। अगर 25 डिग्री पे कुछ सॉल्बिलिटी होगा तो 35 पे सॉल्बिलिटी डिफर कर जाएगी, और इसको हम कैसे करेंगे, इस इंटीग्रेशन को इक्वेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तब जाके मिलेगा। तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं, डायरेक्ट फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, लिख देंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा हम ड्राइव करा दे रहे हैं जिससे आपको आइडिया रहे कहाँ से आ रहा है। तो अगर हम देखिए डी एल एन एस अपॉन डी टी से, तो हम इसको लिख सकते हैं कि डी एल एन एस इक्वल टू डी टू के यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा डी टी। ठीक है, स्मॉल टी लिए कोई दिक्कत नहीं, आप कैपिटल भी ले सकते हैं। उसके बाद ये आपको मिल जाएगा। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं इक्वेशन को, तो देखिए हो जाएगा डी एल एन एस और इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन आर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा देखिए 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा डी टी, या स्मॉल टी लिए, चलिए कैपिटल टी ही ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया डी टी। अब जरा देखिए यहाँ पे जो सॉल्बिलिटी फैक्टर हमने क्या किया, S1 से S2, इसका लिमिट रखेंगे, भाई लिमिट होगा सबका। तो यहाँ पे टेम्परेचर का लिमिट T1 से क्या होगा T2। तो इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, विद लिमिट या विदाउट लिमिट, दो होते हैं। ठीक, तो हम विद लिमिट के साथ चल रहे हैं। अब अगर हम विद लिमिट के साथ चलेंगे तो एक फार्मूला छोटा सा यूज करते हैं कि अगर हम किसी को x1 से x2 तक लिमिट रखते हैं और ln x होता है, तो अगर ये डी एल एन एक्स हो रहा है और डी एल एन एक्स को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसका फार्मूला होता है एल एन एक्स टू बाई एक्स वन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये एल एन एक्स टू बाई एक्स वन होती है, क्या हो जाएगा एल एन एस टू बाई एस वन हो जाएगा इक्वल, और ये हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन आर। और अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये फार्मूला होता है कि एक्स टू दी पावर एन डी एक्स इक्वल टू, अगर लिमिट एक्स वन से एक्स टू रखते हैं, अगर x1 से x2 रखते हैं लिमिट, तो ये हो जाता है x पे n+1 अपान n+1, और x1 लिमिट रखते हैं, यहाँ x2 लिमिट रखते हैं, और अगर ये x2 है तो इसके स्थान पे ये चला आता है तो हो जाएगा क्या x2 n+1 माइनस, फिर होता है ये नीचे वाली लिमिट जाता है तो माइनस में हो जाता है, हो जाएगा x1 n+1, और नीचे जो है n+1 उसको रख देते हैं और n+1 को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा क्या ये 1 अपान n+1 बाहर निकल गया, ब्रैकेट में हो जाएगा x2 n+1 माइनस x1 n+1। ये तो आपका फार्मूला है। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो x1 से लेके x2 तक का सॉल्व कर दिए हैं इसको। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब इसी इक्वेशन पे हमको देखना है कि इसको लाना है, तो हम इसको ऐसे भी तो कर लिख सकते हैं T1 से T2, और यहाँ पे हम लिख सकते
-2 यहाँ इंटू डी टी। ठीक, अब ये देखिए फार्मूला बन गया इसके बराबर x टू द पावर n t टू द पावर -2 और dx dt। तो अब हम इसको सॉल्व कर दें तो हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन आर, और ये जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जरा देखिए x टू द पावर n प्लस 1 था तो यहाँ पे हो जाएगा t टू द पावर -2 प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा -2 प्लस 1। ठीक, और लिमिट क्या है t1 t2, तो यहाँ हो जाएगा t1, यहाँ हो जाएगा t2। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन आर। ठीक, और यहाँ पे हम क्या कर लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा t2, ये ठीक है स्थान पे t2 आएगा और ऊपर हो जाएगा -2 प्लस 1, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा t1 -2 प्लस 1, डिवाइड करेंगे -2 प्लस 1 से। ठीक है, तो ये तो पूरा हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसी इक्वेशन को मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ऊपर लिख दे रहा हूँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये ln क्या है S2/S1 है इक्वल टू यहाँ पे डेल्टा एच अपॉन आर है, और मैंने आपको बताया यहाँ पे t2 -2, तो इसको हम लिख दे रहे हैं सीधे t2 पर -1, फिर -t1 पे -1, और ये -2 प्लस 1 तो -1 आएगा और -1 बाहर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस डेल्टा एच अपॉन आर। तो ये सीधे क्या हो जाएगा ln S2/S1 इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर, और ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं 1/t2 - 1/t1। तो ये तो इक्वेशन आपका निकल के चला गया। आपको इस फॉर्म में भी इक्वेशन मिल सकता है और आपको ये इक्वेशन प्लस फॉर्म में भी मिल सकता है। प्लस फॉर्म का मतलब है तो आप इसको फिर ऊपर से देख लीजिएगा वीडियो रोक के कैसे डिराइव हुआ, मैं इसको मिटाता हूँ। उसके बाद ये इक्वेशन आप इस फॉर्म में भी पा जा सकते हैं, या इसको हम ln S1/S2 इसको हम पलट रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसको पलटेंगे तो पूरी साइन चेंज हो जाती है इधर का, तो हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन आर, और ऊपर यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/t2 प्लस 1/t1, या इसको हम लिख सकते हैं सीधे ln S1/S2 डेल्टा एच अपॉन आर, सीधे 1/t1 पहले पॉजिटिव फिर -1/t2। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं ln S1/S2 इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर, ब्रैकेट में लिख सकते हैं t2 - t1/t1 t2। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो कुल मिला जुला के हम लोगों ने ये देख लिया। और अब हम एक और चीज़ बता दें, ये तो सॉल्वेबिलिटी की बात हो गई। देखिए जो सॉल्वेबिलिटी होता है वो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम जब सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता है, सॉलिड में डिजॉल्व होता है, तो वो कंसंट्रेशन होता है। तो आपको ये इक्वेशन इस फॉर्म में भी मिल सकता है ln C1/C2 इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर, ब्रैकेट में t2 - t1/t1 t2, इसमें भी मिल सकता है। या आपको यह इक्वेशन इस फॉर्म में भी मिल सकता है, जैसे ln P2/P1 इक्वल टू, इस C1/C2 भी हो सकता है, ln P2/P1 इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर, ब्रैकेट में 1/t2 - 1/t1, इस फॉर्म में भी मिल सकता है। इसलिए इस फॉर्म में कोई है क्योंकि ये इक्वेशन क्लेसियस-क्लेपेरॉन इक्वेशन कहलाता है। क्लेसियस-क्लेपेरॉन इक्वेशन कहलाता है तब जब ये प्रेशर पे डिपेंड करता है तब, और ये जो इक्वेशन होते हैं और यहाँ पे वेपराइजेशन हो जाता है। ठीक, और ये सारे के सारे इक्वेशन जो होते हैं ये भी क्लेसियस-क्लेपेरॉन की तरह हैं, या इनको हम वांट हाफ की तरह बोल सकते हैं, क्योंकि वांट हाफ और क्लेसियस-क्लेपेरॉन में कुछ खास अंतर नहीं होता है। वांट हाफ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 लेते हैं, और इसमें जो होता है दो डिफरेंट प्रेशर लेते हैं। वेपर प्रेशर जब इक्विलिब्रियम में होता है तब का, तो अगर वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम में लेते हैं, प्रेशर की बात होती है तो उसको क्लेसियस-क्लेपेरॉन कहते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जब बात होती है तो उसको हम वांट हाफ कहते हैं। तो सारे इक्वेशन बराबर है, इनमें से आपसे कोई भी इक्वेशन पूछ सकता है, तो आपको हम बता दें कैसे इक्वेशन डिराइव करना कैसे। इसके अलावा इसको भी हम दूसरे भी तरीके से और लिख सकते हैं। एक इक्वेशन केवल डिराइव करेंगे, आप ln को कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए ln S2/S1 है, तो ln को जब हम कन्वर्ट करते हैं नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में, तो हो जाता है 2.303 log बेस 10 हो जाता है S2/S1 इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर, ब्रैकेट में हो जाएगा 1/t2 - 1/t1।
या सीधे लिख सकते हैं इसको log बेस 10 S2 अपॉन S1 ब्रैकेट में, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा एच अपॉन आर ब्रैकेट में हो जाएगा, लेकिन ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 2.303 आर और हो जाएगा 1/T2 माइनस 1/T1। तो यह इक्वेशन आपसे पूछा जा सकता है, इनमें से कोई भी इक्वेशन का रिलेशन पूछा जा सकता है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ये सॉल्वेबिलिटी की हमने बात कर लिया, तो आप इसको भी समझिए। तीसरी बात कर रहे हैं हम, ये क्वांटिटेटिव स्टेट की बात हो गई टेम्परेचर का। अब हम तीसरी बात कर रहे हैं प्रेशर का। प्रेशर का मतलब होता है जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे किसी भी चीज़ का ये मतलब है कि हम मान लीजिए वेसल लिए हुए हैं और इस वेसल में हमने ये लिक्विड लिया हुआ है और इस लिक्विड में हमारे जो गैस है वो डिजॉल्व है, ये इस टाइप से डिजॉल्व है, ठीक है थोड़ा, और यहाँ पे हमने प्रेशर मान लीजिए W1 रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, और ये गैस ऐसे डिजॉल्व है। अगर आप क्या कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं और ये सब के सब इक्विलिब्रियम में है, वेपर प्रेशर मानते हैं, तो जैसे ही प्रेशर बढ़ाया जाएगा, मतलब ये अगर W2 कर दिया जा रहा है, ज़्यादा कर दिया जा रहा है वेट, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेट ज़्यादा होने से अगर ये वॉल्यूम फिक्स है, मान के चलते हैं हम, ये वॉल्यूम फिक्स है, उतने ही है, ये वॉल्यूम उतना ही है, सेम है, ठीक है, और लेकिन W2 देखिए इससे ज़्यादा है, ले लिए हैं, तो जब W2 बढ़ेगा तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे इतना लिक्विड लिया गया था, तो अब जब इसको करेंगे तो ये कंप्रेस होगा, कंप्रेस होकर मान लीजिए यहाँ तक चला आएगा वो, और यहाँ तक जब आएगा तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो सॉल्यूट पार्टिकल होंगे एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और एक दूसरे से करीब आके ज़्यादा कोलाइड करेंगे, और ज़्यादा कोलाइड जब करेंगे तो इस लिक्विड में वो ज़्यादा कोलाइड करने की वजह से ज़्यादा डिसोसिएट करेंगे। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे, जिसके कारण वो कोलाइड ज़्यादा करेंगे। कोलाइड ज़्यादा करने के कारण क्या है, क्योंकि मास ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है, मास ज़्यादा आ रहा है, कोलाइड ज़्यादा होंगे, और मास ज़्यादा आ रहा है, कोलाइड ज़्यादा हो रहा है, तो वो जल्दी से ज़्यादा डिसोसिएट करेंगे, और जितना जल्दी वो डिसोसिएट करेंगे इसका मतलब उतना जल्दी सॉल्युबल हो जाएंगे, इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी इन द केस ऑफ गैस, ठीक। तो ये बात हो गई। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग हेनरीज लॉ का बात करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू, आप लोग देखते रहिए, और सब चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो करते रहिए, फिर हम लोग कंटिन्यू देखेंगे हेनरीज लॉ का, फिर मस्त